हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। झारखंड आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। झारखंड आईएएस एकेडमी बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार आप लोग के सामने नए नए टॉपिक को लेकर आपके बीच मौजूद है। आज का जो टॉपिक है वो मध्यकालिक भारत और संसार से। इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि भारत और संसार के बीच में संबंध कैसा था, मध्य युग का क्या महत्वपूर्ण योगदान था भारत के इतिहास में, मध्यकाल क्यों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल का पहला लेक्चर, भारत और संसार। मध्ययुग है क्या? मध्ययुग वो दौर है जब प्राचीन काल और आधुनिक काल दोनों के मध्य का जो काल था उसे हम मध्ययुग बोलते हैं। अगर हम कहा जाए कि ये प्राचीन काल को आधुनिक काल से जोड़ने का भी काल ये कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य युग जो है वो प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का काल है। इसके प्रारंभ कहाँ से होती है? ये आठवीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक मध्यकाल का एक दौर चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, कौन कौन सा दौर है हमारा? ये 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक, है ना। अगर हम दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसमें 8वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच में क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो भारत में जहाँ 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं शताब्दी को उसके अंत मान लिया है ना। 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के सामाजिक जीवन में बहुत से परिवर्तन हो रहे थे। इन परिवर्तनों ने भारत के इस काल के सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित किया था, है ना। कौन कौन से पक्ष थे? तो सामाजिक, है ना, राजनीतिक, आर्थिक पक्षों में बहुत ही परिवर्तन लाए थे। साथ ही इन्होंने किसमें परिवर्तन लाए? तो धर्म की, भाषा में, कला संस्कृति का ना विकास होते चला गया था। जिस प्रकार एक व्यक्ति एक वर्ष में अचानक नहीं बदल सकता, उसी प्रकार समाज भी अल्प समय में नहीं बदलता है। समाज को भी बदलने में काफ़ी टाइम लगते हैं, काफ़ी टाइम बदलते हैं। लोगों के व्यवहार में चेंज होता है, उनकी नैतिकता, मूल्य, है ना, उनके देखने की परिप्रेक्ष्य, सभी चीज़ों में क्या होने लगती है? परिवर्तन होने लगते हैं। तब जाकर एक समाज में परिवर्तन आते हैं। आप अचानक से किसी चीज़ को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और मध्यकाल यही युग था जब यह एक लंबी शताब्दी भारतीयों के लिए तथा भारत में आए विदेशियों के लिए उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों में जो परिवर्तन आए थे, इनको बदलने में काफ़ी टाइम लग रहा था। नए विचारों को समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करने में समय लगता है ना। किसी भी चीज़ को समाज में एडॉप्ट करने में काफ़ी समय लगता है। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। वन मिनट गाइस। क्या मूव करना था? सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगता है सब चीज़ों को सीखने में। चलिए अब हम मध्यकाल को, है ना, मध्यकाल को किस रिसोर्सेस या सोर्सेस से हम लोग जान सकते हैं कि मध्यकाल कैसा था। जैसे कि हम इसको जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं। जैसे कि पहला है कि उस समय ताड़पत्रों और भोजपत्रों का प्रयोग होता था। याद रखिएगा, उस समय कौन से पत्रों का यूज होता था? तो ताड़ के पत्रों और भोजपत्रों को।
दूसरा, राजवंशों के जीवन का वर्णन, उसमें बहुत सारे ऐसे लेखक कवि है ना, जो दरबारी कवि होते थे, लेखक होते थे, वो उस समय के राजाओं के जीवन को क्या करते थे, वर्णन करते थे। जैसे कि बाबर और जहांगीर के समय है ना, उनके दरबारी थे, उन लोगों ने क्या करते थे, उनके जीवन के बारे में क्या करते, वर्णन करते थे। विदेशी यात्राओं में उनका योगदान था, धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथों में उनका योगदान था, है ना। ये बात 18वीं से 13वीं शताब्दी तक, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, है ना, 18वीं से 13वीं शताब्दी तक, जिसमें हम इसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं, उसमें उत्तर भारत में राजपूतों, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और दक्षिण में चोल का शासन था। तो इस समय को समझिएगा कि 18वीं से 13वीं शताब्दी तक किसका किसका शासन हमारे भारत में हो रहा था। उत्तर में कौन कौन थे, तो राजपूत थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, पाल थे, और दक्षिण में कौन थे, चोल। दक्षिण का सबसे शक्तिशाली अगर कोई साम्राज्य था तो वो चोल था। और 13वीं शताब्दी के बाद कौन कौन सा है, तो दिल्ली सल्तनत आए, बहमनी साम्राज्य आए थे, विजयनगर, जो बहमनी साम्राज्य राष्ट्र में ही टूट कर किस में आ गए थे, विजयनगर में आ गए थे। और उसी समय मुगल साम्राज्य का क्या हो रहा था, स्थापना हुआ था, है ना। जैसे कि हम अपने बताएं कि नवीन विचारों के परिवर्तन जो भारत के बाहर से नवीन राजवंशों द्वारा लाए गए थे, उसमें कौन कौन से थे, जो लोग बाहर से आए थे हमारे देश में, बाहर से आने वाले कौन कौन थे, तो पहले थे तुर्क, है ना, अफ़गान और मुग़ल। अगर हम देखा जाए, है ना, अगर हम देखें तो भारत को अपने देश में, है ना, भारत को अपना देश ही लोग बना लिए थे और वे स्वयं भारतीय समाज का अंग बन गए थे। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये लोग आकर अपने चीज़ को यहाँ तो दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की थी, इन्होंने भारत को अपना क्या माना, देश बना लिया था। और यहाँ के सभ्यता के साथ इन लोगों ने क्या किया था, अपने आप को जोड़ लिया था, है ना। तो आई होप कि आपको आज का ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा हो, है ना। इसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे आगे आगे, जैसे हम लोग बढ़ेंगे क्लास को, और हम इस टॉपिक को और आगे गहराई तक लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो आप लोग को जानने योग्य है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कि इसमें 2-3 पॉइंट हैं, जैसे कि 18वीं से 13वीं शताब्दी के बीच कौन कौन से राजवंश भारत में मौजूद थे। तो उसमें उत्तर भारत में राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूल थे, पाल थे, और एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि उसमें दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कौन थे, क्योंकि आपको पता होगा कि चेर और पांडे भी दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे, लेकिन चोल जो थे, चोल, ये सबसे शक्तिशाली उस समय क्या थे, साम्राज्य थे। इसी तरह अगर हम 13वीं शताब्दी के बाद अगर देखें तो बहमनी, दिल्ली सल्तनत तो है ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनते वो एक बनते बहमनी साम्राज्य, और बहमनी से टूट कर जब विजयनगर बनती है तो यहाँ से क्या होते हैं, क्वेश्चन बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छा लगा हो, हम आगे और भी क्लासेस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।